नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज डेट है 30 मई 2020। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, भारत स्टेज मिशन स्टैंडर्ड्स, जिसे हम संक्षिप्त में बीएस कहते हैं, से संबंधित है। प्रश्न क्या है? भारत में भारत स्टेज उत्सर्जन मानक और कार्यान्वयन के लिए समय रेखा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? पहला ऑप्शन ए क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, बी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। विचार कीजिए। उत्तर है डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले हम भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स को डिकोड करते हैं। यहाँ जो भारत स्टेज है वो भारतीय नियामक निकायों द्वारा निर्धारित जो उत्सर्जन विनियमन मानक है उसको दर्शाता है। अर्थात जो रेगुलेटर्स हैं उनके द्वारा जो इमिशन का स्टैंडर्ड है उसको ये बताता है। भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड को हम BS2, BS3, BS4, BS5 और BS6 के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ BS से तो स्पष्ट हो गया कि जो रेगुलेटर्स हैं वो जो एक निर्धारित उत्सर्जन है उसको उस मानक को बताते हैं। और ये जो रोमन संख्या में दर्शाया गया है 2, 3, 4, 5, 6, यह दर्शा रहा है कि जितनी अधिक संख्या होगी भारत स्टेज उत्सर्जन का मानदंड उतना सख्त होता जाएगा। और इन मानदंडों का उद्देश्य वाहनों के आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करना है। इन मानकों को तय करने और उन्हें अमल में लाने के लिए एक समय सीमा के निर्धारण का कार्य केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। इसलिए ध्यान रखिए, यदि विकल्प में आपको दोनों में से कोई भी दे सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी दे सकता है और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी दे सकता है। जब प्रश्न में मंत्रालय पूछा जाए तो आप पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को बताएंगे, और जब नियंत्रक के रूप में पूछा जाए, उसमें मंत्रालय ना पूछा जाए, तो आप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर टिक करेंगे। आइए एक संक्षिप्त नजर भारत स्टेज के बारे में डाल लेते हैं। भारत स्टेज जो है सबसे पहले भारत में 2000 में प्रस्तुत किया गया था। भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड जो है यूरो उत्सर्जन के मानक पर आधारित है। इसके बाद BS2 लाया गया जो यूरो 2 के आधार पर था। 1 अप्रैल 2005 को भारत में लागू हुआ। BS3 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू हुआ। BS4 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। BS5 स्किप कर दिया गया और इस समय जो है BS6 है। अब आप यहां बताओ, BS स्टैंडर्ड को लागू करने की जिम्मेदारी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ऊपर है, लेकिन ऑटो सेक्टर में यही BS नॉर्म अगर लागू करना होगा, यह जिम्मेदारी किसकी होगी? हाँ, आपने सही सोचा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने जारी किया, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को फ्रेम करना पड़ा। आइए देखते हैं वह नोटिफिकेशन क्या है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने L7 BS6 श्रेणी के क्वाड्र साइकिल के लिए उत्सर्जन मानक के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। ये मानक अधिसूचना की तारीख से लागू होते हैं। यह अधिसूचना भारत में सभी श्रेणी के वाहन के लिए BS6 की प्रक्रिया पूरी करती है। उत्सर्जन मानदंड यूरोपीय संघ के वर्ल्ड मोटरसाइकिल टेस्ट साइकिल WMTC की तर्ज पर है। अब देखिए
इस नोटिफिकेशन से हमारे लिए पीटी लिंक क्या निकलता है। पहला है कि L7 क्या है। L7 वाहनों की एक श्रेणी है। दूसरा, क्वाड्र साइकिल का मतलब क्या है, क्वाड्र साइकिल को भारत में रेगुलेट कौन करता है, और जो उत्सर्जन मानक हैं उसका भारत में नियामक कौन है। तो था लास्ट जो पॉइंट निकलता है पीटी के लिए, BS4 और BS6 में अंतर क्या है। देखिए यहाँ जो L7 है वो व्हीकल्स की एक कैटेगरी है। जो व्हीकल्स की ये है वो L1, L2, L3, L4 इस तरह से वो कैटेगरी में बांटा गया है। L6 में जो है 4 व्हीलर्स आते हैं, लेकिन वो 4 व्हीलर्स जिनका मास, ध्यान दीजिएगा, मास जो है 400 kg हो, लेकिन कैरी गुड्स में 550 kg हो, तो वो क्वाड्र साइकिल के अंतर्गत आएंगे। L6 में, सॉरी L7 में। आइए देखते हैं कि सड़क परिवहन और राज मंत्रालय ने क्वाड्र साइकिल को किस तरह से परिभाषित किया है। क्वाड्र साइकिल सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार ऐसे वाहन जो आकार में 3 पहिया वाहन के बराबर होते हैं, लेकिन इसमें 4 टायर होते हैं और यह पूरी तरह से एक कार की तरह कवर होते हैं। इसमें 3 पहिया वाहन जैसे इंजन होते हैं, लेकिन इनकी लंबाई जो है 3.6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसका इंजन 800 सीसी से कम होना चाहिए तथा उसका वजन जो है 475 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। देखो अब ऐसे नोटिफिकेशन की जरूरत क्या थी। ऑटो सेक्टर में जितने भी सेगमेंट थे सबके लिए पहले से ही सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके अनिवार्य कर दिया था कि पर्टिकुलर टाइम को BS6 स्टैंडर्ड वहां लागू हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा वहां पर। यही एक सेगमेंट जो ऑटो सेक्टर का था, वह उसके लिए कोई दिशा निर्देश, स्पष्ट गाइडलाइन सड़क परिवहन मंत्रालय ने नहीं दिया था। ऑटो सेक्टर की बराबर मांग थी कि इसके लिए भी हमें गाइडलाइन प्राप्त हो, जिससे वो इस सेगमेंट के व्हीकल्स को बाजार में ला सके। इस समय जैसा आप जान रहे हैं कोरोना इफेक्ट है, तो इस जैसे वाहन की जो है क्वाड्र साइकिल की डिमांड जो है बहुत बढ़ जाती है। क्वाड्र साइकिल एक तो ये छोटे हैं, सस्ते हैं, इनकी माइलेज ज्यादा है, तो ये इस वजह से ये जो है इनके लोकप्रिय होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक आपको ये ऐसे एग्जाम में तो बहुत नहीं पूछने की उम्मीद है। एक सेगमेंट में सबसे पहले बजाज ने बजाज क्विड के नाम से क्वाड्र साइकिल लॉन्च की थी। आइए अब अगला जानते हैं, वर्ल्ड मोटरसाइकिल टेस्ट साइकिल WMTC क्या है। अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए वर्ल्ड मोटरसाइकिल WMTC यह मोटरसाइकिलों में ईंधन की खपत और उत्सर्जन के मापन की एक प्रणाली है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फोरम फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ व्हीकल रेगुलेशन के तहत स्थापित ग्लोबल टेक्निकल रेगुलेशन के हिस्से के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसे WP29 भी कहा जाता है। आइए देखते हैं BS4 BS6 से अलग कैसे है। BS4 और BS6 में जो स्टैंडर्ड में जो मेजर जो अंतर है वो सिर्फ फ्यूल में सल्फर की उपस्थिति का अंतर है। BS4 के ईंधन में 50% पर मिलियन पार्टिकल्स सल्फर होते हैं, जबकि BS6 में 10 ppm सल्फर होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन इमिशन के अंतर को हम देख लेते हैं। BS4 में जो नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है वो पर किलोमीटर 80 mg का होता है, वहीं BS6 में नाइट्रोजन का उत्सर्जन 60 माइक्रोग्राम पर किलोमीटर होगा। इस प्रकार BS4 से BS6 में जो उत्सर्जन का अंतर है वो नाइट्रोजन के 25% है। इसी प्रकार हम डीजल वर्जन के इंजन में देखें तो BS4 में नाइट्रोजन का पर किलोमीटर जो है BS4 में जो एमिशन होता है वो 250 माइक्रोग्राम होता है, वहीं अगर हम देखें BS6 में
तो वह 80 है। इस प्रकार BS4 से BS6 में हम जाते हैं तो 68% इमिशन का अंतर हमें नाइट्रोजन में दिखता है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो BS4 में PM का जो है कोई डेफिनेशन नहीं है। वहीं BS6 में हम देखें तो वो 4.5 है। इस प्रकार डीजल वर्जन में अगर हम देखें BS4 में 25 PM था, वहीं BS6 में हम देखें तो 4.5। तो यहाँ पर्टिकुलर मैटर में जो है यहाँ पर हम 82% का डिफरेंस दे सकते हैं। इसके साथ BS4 और BS6 में एक मेजर चेंज ये है कि BS6 में हम ऑन बोर्ड डायग्नोसिस कर सकते हैं, साथ में हम रियल ड्राइविंग इमिशन को भी कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम उत्सर्जन के वास्तविक समय पर नजर रख सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस अगर आप इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए तो इसमें बस आप इसके सिग्निफिकेंस को जोड़ कर देख लीजिए तो आपका ये पूरा एक टॉपिक जो है BS का जो है कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले आर्टिकल की तरफ बढ़े। आप ये बताओ कौन सा भारत का ऐसा पहला राज्य है जो अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए शीघ्र ही नागरिक स्वास्थ्य डेटा रजिस्टर तैयार करवा रहा है। आपने सही सोचा, कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाए रखने के लिए एक राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करेगा। इससे न केवल स्वास्थ्य देखभाल करने में मदद मिलेगी बल्कि कुशल संसाधन आवंटन प्रबंधन, राज्य में विभिन्न नागरिक केंद्रित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी। यह योजना प्रायोगिक तौर पर पहले चिक्काबलपुर जिले में लागू की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव का मानक निर्धारित किया है। ए, भारतीय क्षेत्र में किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाता है। बी, तटीय क्षेत्रों में किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान कम से कम 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच जाता है। सी, पहाड़ी क्षेत्रों में किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या उससे अधिक पहुंच जाता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही हैं। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। विभिन्न देशों में उनके तापमान के आधार पर हीट वेव को वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि एक ही अक्षांश पर तापमान में भिन्नता पाई जाती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में किसी स्थान पर अधिकतम दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार जाता है, कोस्टल क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान को हीट वेव के मानक के रूप में निर्धारित किया गया है। जब दिन के तापमान किसी स्थान के समान अधिकतम तापमान से 4 से 5 डिग्री अधिक हो जाता है तो इसे हीट वेव के रूप में घोषित किया जाता है। IMD के अनुसार जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक रहता है तो इसे हीट वेव घोषित की जानी चाहिए। IMD किसी मौसम की गंभीरता के आधार पर इस प्रकार की चेतावनी जारी करता है जिसमें ग्रीन अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट आदि शामिल होते हैं। यह क्वेश्चन फ्रेम होने के कारण यह था, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का तीव्र प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के कुछ जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया है, जो कि सामान्य तापमान से 5 डिग्री अधिक है। हाल ही में राजस्थान के चुरू में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया,
वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी के तीव्र प्रकोप को देखते हुए राज्य व जेल प्रशासन ने आम लोगों की सावधानी बरतने की चेतावनी दी। अगला प्रश्न है किसान सभा ऐप से। किसान सभा ऐप के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, किसान सभा ऐप को CSIR और CRRI ने विकसित किया है। दूसरा, किसान सभा ऐप का लक्ष्य किसानों को सबसे किफायती एवं समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना और बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके उनके सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़कर उनके लाभ को बढ़ाना है। तीसरा स्टेटमेंट, CRRI वर्ष 1952 में स्थापित एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशाला है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 3, D 1 और 2, E उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। उत्तर है उपयुक्त सभी कथन सही हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त सभी कथन सभी नहीं लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। किसान ऐप देश के रिमोट एरियाज में सप्लाई चेन को मजबूत करने एवं ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट से किसान को जोड़ने के लिए नई दिल्ली स्थित CSIR और CRRI ने सड़क सभा ऐप का विकास किया है। इसका लक्ष्य किसान को सबसे किफ़ायती और समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्राप्त हो, वह किसी बिचौलिए के चंगुल में न फंसे, उसकी पहुंच सीधे संस्थागत खरीदारों के तक हो। इसको सुलभ बनाने के लिए किसान सभा ऐप विकसित किया गया है। यह पोर्टल कृषि से संबंधित प्रत्येक इकाई के लिए एकल स्टाफ के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वे किसान जिन्हें फसलों की बेहतर कीमत की आवश्यकता है या मंडी डीलर जो अधिक किसान और ट्रक ड्राइवरों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मददगार साबित होगा। आइए थोड़ा CSIR CRRI के बारे में जान लेते हैं। यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के एक घटक के रूप में सड़कों एवं रनवे के डिजाइन, निर्माण तथा रख रखाव, मेगा एवं मध्यम शहरों के यातायात और परिवहन की योजनाओं आदि पर अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को पूरा करता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अभी हाल में समाचार में रहा हर्बल रोज प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? A उत्तराखंड, B उत्तर प्रदेश, C मध्य प्रदेश, D झारखंड। उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश से। आइए देखते हैं इसके प्रमुख पॉइंट्स क्या हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर राष्ट्रीय और राजमार्ग के दोनों तरफ औषधि पौधे लगाने का निर्णय लिया है। इस परियोजना से न केवल औषधि पौधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होगा, बल्कि भूमि के कटाव को भी रोकने में मदद मिलेगी। यह परियोजना अभी प्रदेश के 18 जिलों में शुरू की गई है। गौरतलब हो कि दिल्ली यमुनोत्री स्टेट हाईवे 57 पर यह परियोजना पहले शुरू की जा चुकी है। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य ये भी बताया जा रहा है कि घरों में जो बोनसाई और कैक्टस जैसी गैर देसी प्रजातियों का प्रचलन हो गया है, उसको कम करना। इस आर्टिकल को अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, कि हर्बल रोड प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है। यूपी PCS की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा और पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई क्या है, कितने ज़िलों में स्टार्ट की जा रही है। इससे ज़्यादा सीधे सीधे इस आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं बनता दिख रहा है। हाँ, लेकिन औषधि पौधों के उपयोग से UPSC में भी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता रहा है। जैसे औषधि पौधे का उपयोग क्या है, उसकी किस भाग का सेवन किया जाता है। जैसे हम ब्राह्मी का लें तो ब्राह्मी का संपूर्ण भाग उपयोग किया जाता है। ये स्मृति बढ़ाने और मानसिक विकार में उपयोगी है। इसी प्रकार अश्वगंधा की हम बात करें तो अश्वगंधा का जो जड़ और पत्ती का उपयोग किया जाता है,
यह बहुत ही अच्छी टॉनिक के रूप में इसको जाना जाता है। तनाव के लिए काफ़ी उपयोगी है और नसों के विकार जो है उसमें बहुत ही लाभप्रद है। हम बेल की बात करें तो बेल जो है इसकी हम फल का उपयोग करते हैं, इसकी छाल का उपयोग करते हैं। ये डायरिया और कब्ज में लाभप्रद होता है। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा जो चर्चित है चिरायता, जिसको हम चिरायता भी कहते हैं, इसके संपूर्ण भाग का सेवन किया जाता है। ये त्वचा रोग, बुखार और जलने पर ये उपयोगी है। गुड़मार, जिसे मधुनाशनी के रूप में भी लोग जानते हैं, यह इसकी पत्ती उपयोगी होती है। इसे मधुमेह, हाइड्रोसेल और अस्थमा में उपयोग किया जाता है। गुलीची और गिलोई, इसके हम तने का उपयोग करते हैं, स्टेम का। ये बुखार और पीलिया में लाभप्रद है। इसी प्रकार एलोवेरा, जिसे घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी हम पत्ती का सेवन करते हैं। ये छाला होने पर असरदार है, त्वचा पर जलन यह और पाचन तंत्र के लिए बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार से भिंगराज, इसके भी बीज का और संपूर्ण भाग का उपयोग किया जाता है। ये विशेष रूप से पाचन रोग में सहायक है। सदाबहार, इसका संपूर्ण उपयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा हाइपरटॉनिक है और ल्यूकेमिया में बहुत ये असरदार है। आइए आज के डिस्कशन में शामिल सभी न्यूज़ को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आज का पहला हमारा आर्टिकल भारत स्टेज मिशन स्टैंडर्ड से था। हमने इस डिस्कशन में भारत स्टेज के बारे में जाना, भारत में यह कब लागू हुआ, और यह जाना कि भारत स्टेज यूरोपीय उत्सर्जन मानक पर आधारित है। हमने इस डिस्कशन में यह भी जाना कि L7 वाहनों की श्रेणी क्या है, क्वाड्र साइकिल क्या है, क्वाड्र साइकिल को कौन रेगुलेट करता है, भारत में उत्सर्जन मानदंड का प्रबंधन कौन करता है, और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन BS 4 एंड 6 इमिशन नॉर्म्स। ये देखिए UPSC और स्टेट PCS के लिए ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन नहीं है, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको BS स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए। मेंस में या PT में सीधे सीधे BS नॉर्म्स क्या है इससे पूछा जा सकता है, जो इस पूरे डिस्कशन से आपको क्लियर हो गया है। साथ ही साथ इसकी टाइमलाइन पूछी जाती है जो इस डिस्कशन में है। साथ ही इसके रेगुलेटर के बारे में भी आपको पता चल गया। भारत स्टेज मिशन स्टैंडर्ड का रेगुलेटर कौन है, अगर परिवहन क्षेत्र में जो गाड़ियां आती हैं उसको रेगुलेशन कौन करता है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। एक बार फिर से हम आर्टिकल से रिलेटेड स्लाइड को देख लेते हैं। अगला आर्टिकल था कर्नाटक राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर से। ये सिर्फ एक लाइनर क्वेश्चन है कि वह भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार कर रहा है। अगला आर्टिकल था हीट वेव से। हीट वेव से जो रिलेटेड तथ्य थे कि IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव के क्या मानक निर्धारित किए हैं। मैदानी क्षेत्रों के लिए 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय कोस्टल एरिया के लिए 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस। ये तथ्य किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ये किसी परीक्षा में इस मानक को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल था हमारा किसान ऐप से। यह भी एक लाइनर क्वेश्चन है, किसान ऐप का संबंध किससे है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट है UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका विकास किसके द्वारा किया गया, CRRI के द्वारा। CRRI के बारे में जानकारी, ये CRRI क्या है, ये केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था है जो CSIR के अंतर्गत कार्य करती है, जो एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, और CRRI की स्थापना 1952 में की गई थी। और आज का हमारा लास्ट जो डिस्कशन का आर्टिकल था वह था हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के बारे में। इससे भी एक लाइनर क्वेश्चन है सीधा सीधा कि ये किस राज्य से संबंधित है। हाँ, लेकिन जो इसमें औषधि पौधे सड़क के दोनों किनारों पर लगाए जा रहे हैं, औषधि पौधों का उपयोग और उसके किस भाग का सेवन किया जाता है ये महत्वपूर्ण है। आई होप कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी होगा। ऑल द बेस्ट।